27 मार्च 1992 केरल का शांत शहर कोट्टायम, यहाँ स्थित था एक धार्मिक परिसर, सेंट पायस एक्स कॉन्वेंट। दिन की शुरुआत होने वाली थी, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि आने वाले कुछ घंटों में यह जगह भारत के सबसे चर्चित और सबसे लंबे समय तक चलने वाले हत्या के मामलों में बदल जाएगी। एक ऐसा केस जिसने पुलिस, सीबीआई, अदालत और पूरे देश को लगभग 28 वर्षों तक उलझाए रखा। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको बताएंगे सिस्टर अभया कौन थी, उस सुबह आखिर क्या हुआ, जांच में क्या मिला, सीबीआई ने क्या आरोप लगाए, अदालत ने किन सबूतों पर फैसला सुनाया और इस मामले के कौन से हिस्से आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, यह डॉक्यूमेंट्री सार्वजनिक न्यायालयी अभिलेखों, समाचार रिपोर्टों और उपलब्ध ऐतिहासिक स्रोतों पर आधारित है। जहां भी किसी पक्ष के आरोप, जांच एजेंसियों के दावे या अदालत में प्रस्तुत सिद्धांतों का उल्लेख होगा, उन्हें स्पष्ट रूप से उसी रूप में बताया जाएगा। साल था 1992। सिस्टर अभया सिर्फ 19 वर्ष की थीं। वह कॉलेज में पढ़ाई कर रही थीं और धार्मिक जीवन अपनाने के लिए कॉन्वेंट में रह रही थीं। जो लोग उन्हें जानते थे, उनके अनुसार वह बेहद शांत, अनुशासित, मेहनती और पढ़ाई में उत्कृष्ट थीं। 27 मार्च की सुबह उनकी परीक्षा थी। इसी कारण वह रोज की तरह सुबह लगभग 4 बजे उठीं। उन्होंने अपनी किताबें खोलीं और पढ़ाई शुरू कर दी। कुछ समय बाद उन्हें प्यास लगी। वह अपने कमरे से बाहर निकलीं। धीरे धीरे सीढ़ियां उतरते हुए कॉन्वेंट की रसोई की ओर बढ़ीं। यही वह पल था जब उन्हें आखिरी बार जीवित देखा गया। इसके बाद क्या हुआ, आज तक उसका कोई प्रत्यक्षदर्शी सामने नहीं आया। लेकिन कुछ घंटों बाद पूरा कॉन्वेंट चीखों से गूंज उठा। सुबह की प्रार्थना का समय हो चुका था। सभी नन चर्च पहुंच चुकी थीं, लेकिन सिस्टर अभया कहीं दिखाई नहीं दे रही थीं। पहले सोचा गया शायद वह लाइब्रेरी में होंगी, फिर हॉस्टल में खोजा गया, फिर पूरे कॉन्वेंट में, लेकिन उनका कहीं कोई पता नहीं था। तभी किसी कर्मचारी की नज़र कॉन्वेंट के पीछे बने पुराने कुएं पर गई। जब लोगों ने अंदर झांका तो सबकी सांसें थम गईं। कुएं में एक शव पानी पर तैर रहा था। वह शव सिस्टर अभया का था। कुछ ही मिनटों में पूरा कॉन्वेंट, पुलिस और आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंच चुके थे। पहली नज़र में यह एक दुर्घटना या आत्महत्या जैसा लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे पुलिस रसोई के अंदर पहुंची, कुछ ऐसी चीजें दिखाई दीं जिन्होंने इस मामले को पूरी तरह बदल दिया। सुबह का समय, सिस्टर अभया का शव कुएं से बाहर निकाला जा चुका था। अब सभी की नज़र कॉन्वेंट की रसोई पर थी। यहीं से इस रहस्य की शुरुआत हुई। पुलिस ने जब रसोई का निरीक्षण किया तो वहां कुछ ऐसी चीजें मिली जिन्होंने कई सवाल खड़े कर दिए। सबसे पहले फ्रिज का दरवाजा खुला हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो कोई जल्दी में उसे खुला छोड़ गया हो। फर्श पर पानी फैला हुआ था। एक स्टील की पानी की बोतल जमीन पर गिरी हुई थी और सबसे हैरान करने वाली बात, सिस्टर अभया की एक चप्पल रसोई के अंदर मिली, जबकि दूसरी कुएं के पास पड़ी थी। इसके अलावा उनका सिर ढकने वाला घूंघट दरवाजे में फंसा हुआ पाया गया। इन सभी बातों ने एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा किया। अगर यह आत्महत्या थी तो रसोई में यह अव्यवस्था कैसे हुई? हालांकि इन सब बातों का कोई एक निश्चित अर्थ नहीं निकाला जा सकता था, लेकिन यही परिस्थितियां बाद में अदालत में महत्वपूर्ण परिस्थितिजन्य साक्ष्य के रूप में सामने आईं। जब पोस्टमार्टम किया गया तो डॉक्टरों ने शरीर पर कुछ चोटों का उल्लेख किया। सिर पर चोट, कान के पास घाव और शरीर पर कुछ अन्य चोटों के निशान। यहीं से मामला और जटिल हो गया। कुछ विशेषज्ञों का मत था कि इनमें से कुछ चोटें पानी में गिरने से पहले लगी हो सकती हैं, लेकिन उस समय इस बारे में सभी विशेषज्ञों की राय एक जैसी नहीं थी। स्थानीय पुलिस ने प्रारंभिक जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि यह
आत्महत्या का मामला है। केस लगभग बंद कर दिया गया, लेकिन यह निष्कर्ष सिस्टर अभया के परिवार को स्वीकार नहीं था। उनका कहना था, अभया मानसिक रूप से मजबूत थीं, पढ़ाई में अच्छी थीं और उनकी परीक्षा थी। ऐसे में वे आत्महत्या क्यों करेंगी? धीरे धीरे यह सवाल मीडिया तक पहुंचा। स्थानीय अखबारों ने जांच पर सवाल उठाने शुरू किए। लोग पूछने लगे, अगर यह आत्महत्या थी तो रसोई की हालत ऐसी क्यों थी? 2 अलग अलग जगहों पर चप्पलें क्यों मिलीं? और शरीर पर चोटें कैसे आईं? दिन महीनों में बदल गए, लेकिन सवाल खत्म नहीं हुए। सिस्टर अभया का परिवार लगातार नई जांच की मांग करता रहा। समाज के कई लोग, पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता भी इस मांग के साथ जुड़ गए। मामला अब सिर्फ एक परिवार का नहीं रहा, यह पूरे केरल में चर्चा का विषय बन चुका था। आखिरकार लगातार बढ़ते दबाव के बाद यह फैसला लिया गया कि इस मामले की जांच स्थानीय पुलिस नहीं बल्कि केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई करेगी। लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि यह जांच 1, 2 या 5 साल नहीं बल्कि लगभग 3 दशक तक चलेगी। साल बीतते गए, लेकिन सिस्टर अभया की मौत का रहस्य और भी गहरा होता गया। आखिरकार यह मामला सीबीआई के पास पहुंचा। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी से लोगों को उम्मीद थी कि अब सच्चाई सामने आएगी, लेकिन सीबीआई के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। जब सीबीआई ने मामले की दोबारा जांच शुरू की, तब तक घटना को कई साल बीत चुके थे। घटना स्थल बदल चुका था, कई गवाह पुरानी बातें भूल चुके थे, कुछ महत्वपूर्ण रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं थे और जिन सबूतों से शुरुआत में सच्चाई सामने आ सकती थी, उनमें से कई अब या तो खराब हो चुके थे या उपलब्ध नहीं थे। इसके बावजूद सीबीआई ने हर छोटी से छोटी जानकारी दोबारा जोड़नी शुरू की। पुरानी फाइलें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिकॉर्ड, गवाहों के बयान, सब कुछ फिर से जांचा गया। जांच के दौरान एक ऐसा व्यक्ति सामने आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसका नाम था अडक्का राजू। वह एक स्थानीय चोर था। उसने दावा किया कि घटना वाली रात वह चोरी करने कॉन्वेंट परिसर में गया था। अदालत में उसने बयान दिया कि उसने उस रात कॉन्वेंट परिसर में कुछ लोगों की गतिविधियां देखी थीं। उसकी गवाही मामले का महत्वपूर्ण हिस्सा बनी, लेकिन बचाव पक्ष ने उसकी विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए। अदालत ने उसकी गवाही को अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के साथ मिलाकर परखा। अब आइए समझते हैं कि सीबीआई ने अदालत में क्या आरोप लगाए। ध्यान रखें, अब जो बताया जा रहा है वह सीबीआई का अभियोजन पक्ष था। इसे स्थापित तथ्य नहीं कहा जा सकता। सीबीआई के अनुसार 27 मार्च 1992 की सुबह जब सिस्टर अभया रसोई में पानी पीने पहुंची, तो उन्होंने कथित रूप से 3 लोगों को ऐसी स्थिति में देख लिया जिसका खुलासा होने पर उनकी बदनामी हो सकती थी। सीबीआई ने आरोप लगाया कि इसी कारण सिस्टर अभया पर हमला किया गया। उनके सिर पर किसी भारी वस्तु से वार किया गया। इसके बाद उन्हें कुएं में फेंक दिया गया ताकि यह घटना आत्महत्या या दुर्घटना जैसी दिखाई दे। इन आरोपों को सभी आरोपियों ने पूरी तरह खारिज किया। उन्होंने अपने ऊपर लगे हर आरोप से इनकार किया। सीबीआई के पास कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था जिसने हत्या होते देखी हो। कोई वीडियो नहीं था, कोई डीएनए सबूत जो सीधे किसी आरोपी को घटना स्थल से जोड़ता हो, वह भी नहीं था। इसलिए पूरा मामला मुख्य रूप से परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित था। इनमें शामिल थे रसोई की अव्यवस्थित स्थिति, दोनों चप्पलों का अलग अलग जगह मिलना, शरीर पर चोटों का स्वरूप, फॉरेंसिक रिपोर्ट, गवाहों के बयान और घटनाओं की समय श्रृंखला। लेकिन क्या ये सभी परिस्थितियां हत्या साबित करने के लिए
काफी थी? यही सवाल अब अदालत के सामने था। करीब 28 साल बाद आखिरकार अदालत ने क्या फैसला सुनाया? किन लोगों को दोषी ठहराया गया और क्यों आज भी यह मामला भारत के सबसे चर्चित और विवादित मर्डर केसों में गिना जाता है? 27 मार्च 1992, एक युवा नन की रहस्यमय मौत और फिर सवालों से भरे 28 लंबे साल। इन 28 वर्षों में जांच एजेंसियां बदली, अधिकारी बदले, सरकारें बदली, लेकिन सिस्टर अभया का मामला देश की सबसे चर्चित कानूनी लड़ाइयों में बना रहा। आखिरकार साल 2020 में इस मामले में विशेष सीबीआई अदालत ने अपना फैसला सुनाया। अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत परिस्थितिजन्य साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और फोरेंसिक सामग्री का मूल्यांकन किया। इन साक्ष्यों के आधार पर विशेष सीबीआई अदालत ने फादर थॉमस कोट्टूर और सिस्टर सैफी को दोषी ठहराया। उन्हें हत्या, सबूत मिटाने और आपराधिक साजिश से संबंधित धाराओं के तहत सजा सुनाई गई। यह फैसला उन लोगों के लिए एक बड़ी राहत था जो लगभग 3 दशकों से इस मामले में न्याय की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन यहीं पर यह कहानी समाप्त नहीं हुई। दोषी ठहराए गए दोनों आरोपियों ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया। बचाव पक्ष का कहना था कि उनके खिलाफ कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था, कोई निर्णायक वैज्ञानिक प्रमाण नहीं था और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की अलग अलग व्याख्या की जा सकती थी। फैसले के बाद उन्होंने उच्च न्यायालय में अपील भी की। इस प्रकार कानूनी प्रक्रिया फैसले के बाद भी आगे बढ़ती रही। सिस्टर अभया केस सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं था, यह भारत की आपराधिक जांच व्यवस्था, फोरेंसिक जांच, मीडिया और न्यायिक प्रक्रिया, इन सभी पर बहस का विषय बन गया। इस केस ने कई महत्वपूर्ण सवाल उठाए। क्या शुरुआती जांच बेहतर हो सकती थी? क्या घटनास्थल को और बेहतर तरीके से सुरक्षित रखा जाना चाहिए था? क्या देरी से जांच होने पर सच्चाई तक पहुंचना और कठिन हो जाता है? और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों का महत्व किस हद तक हो सकता है? आज भी जब भारत के सबसे चर्चित और लंबे समय तक चले अपराध मामलों की बात होती है तो सिस्टर अभया केस उनमें प्रमुखता से शामिल किया जाता है। कुछ लोग इसे न्याय मिलने की कहानी मानते हैं, कुछ लोग आज भी फैसले और साक्ष्यों पर कानूनी बहस की ओर ध्यान दिलाते हैं। लेकिन एक बात पर लगभग सभी सहमत हैं, इस मामले ने भारत की जांच प्रणाली और न्यायिक प्रक्रिया पर गहरा प्रभाव छोड़ा। 27 मार्च 1992, एक साधारण सुबह जो एक रहस्य में बदल गई। एक ऐसा रहस्य जिसने परिवारों को, जांच एजेंसियों को, अदालतों को और पूरे देश को लगभग 28 वर्षों तक उत्तर खोजने पर मजबूर किया। सिस्टर अभया अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका मामला आज भी हमें याद दिलाता है कि हर अपराध की निष्पक्ष जांच, हर साक्ष्य का संरक्षण और न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान किसी भी लोकतांत्रिक समाज की नींव है। यदि आपको ऐसी सच्ची अपराध कहानियों, ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज पर आधारित वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही तथ्य आधारित डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आपसे मिलूंगा अगली रहस्यमयी कहानी के साथ। धन्यवाद।